हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिटार्डिंग फोर्स। इस टॉपिक को हम लोगों ने काइनेमेटिक में भी डिस्कस किया था, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग वर्क और एनर्जी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं उसको समझेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा कि हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में क्या किया था इसके ऊपर, ठीक है। तो सपोज मान लो एक ब्लॉक है, ये 5 kg का है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड और इसके ऊपर रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है। रिटार्डिंग फोर्स का मतलब क्या होता है आपको पता है? रिटार्डिंग फोर्स 20 न्यूटन लग रहा है। रिटार्डिंग फोर्स का मतलब समझो, ये जो बॉडी है ये आगे जाना चाहता है विथ वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जो कि इसको रोकने की कोशिश करेगा और कुछ देर बाद ये ऑब्जेक्ट मान लो इस पॉइंट पे आके रुक चुका है, यहां पे वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है। तो ये होता है रिटार्डिंग फोर्स। ये जो रिटार्डिंग फोर्स होता है इसके अंदर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। जैसे कि आप मान सकते हो कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी इधर ही है। इसको हम लोग -a से रिप्रेजेंट करते हैं कि ऑब्जेक्ट का मोशन जिस भी डायरेक्शन में हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा, उसको ओपोज करेगा, ठीक है, उसको रोकना चाहेगा और कुछ देर बाद ये ऑब्जेक्ट मान लो इस पॉइंट पे रुकता है। तो हमें बेसिकली ये डिस्टेंस निकालना है कि कितने डिस्टेंस बाद ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे रुकेगा और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में टाइम कितना लगेगा। ये दो चीज हमने निकाला था काइनेमेटिक्स में। और कैसे निकाला था थोड़ा समझो इस चीज को। फोर्स कितना है? फोर्स है 20 न्यूटन और फोर्स की वैल्यू क्या होती है? फोर्स की वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। तो फोर्स के जगह पे 20 न्यूटन रखूंगा और मास कितना ऑब्जेक्ट का 5 kg इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालोगे 20 डिवाइड बाई 5, तो ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमने निकाल दिया है, ठीक है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ इस तरीके से -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, ऐसे, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कि इसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद मैं इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करूंगा, v = u + at। तो यहां से आपको पता है कि ऑब्जेक्ट यहां से यहां जा रहा है, तो मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। बताइए, यहां पे इसके पास वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकंड, तो यहां पे जब ये रेस्ट पे आ चुका होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो ये 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 8 मीटर पर सेकंड प्लस एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे माइनस रखना पड़ेगा आपको, -4 एक्सेलरेशन आ गया इंटू t। तो यहाँ से हमें टाइम मिल जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा देखो, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 8 इधर जाएगा तो -8 डिवाइड बाई -4, माइनस से माइनस गया और ये 2 टाइम्स में, तो टाइम कितना आ गया? 2 सेकंड। समझ में आ गया आपको? तो ये सारी चीजें हमने काइनेमेटिक में की थी। अब अगर मान लो इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा चेंज करता हूं कि ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड है और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो 20 न्यूटन है, तो ये x डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो अगर मैं इस ब्लॉक का मास 50% इंक्रीज कर दूंगा तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अगर इसकी वेलोसिटी और फोर्स सेम है। अगेन मान लो एक ब्लॉक है, इसका मास स्मॉल m है, इसकी वेलोसिटी मान लो v मीटर पर सेकंड है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है F जो कि क्या है? रिटार्डिंग फोर्स है। तो हमें बताना है कि ये कितना डिस्प्लेसमेंट x करेगा और टाइम कितना लेगा ये रेस्ट पे आने पे। मान लो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई, तो यहाँ तक आने में इसका डिस्प्लेसमेंट और टाइम कितना होगा। सबसे पहले वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता था? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लास्ट वीडियो में मैंने सिखाया है, नहीं देखे हो तो जाके देखो उसको पहले। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये ब्लॉक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में जितना भी वर्क डन करेगा वो इसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो वर्क डन क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बताओ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ mv का स्क्वायर। यहाँ पे वेलोसिटी कितना है? ये रेस्ट पे आ चुका है ना, तो वेलोसिटी कितना होगा? 0 होगा। तो v का स्क्वायर मींस व्हाट? 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बता दो मुझे, हाफ m, वेलोसिटी कितना है इस पॉइंट पे? v, तो v का स्क्वायर, ठीक है। अब ये डॉट प्रोडक्ट है, तो फोर्स देखो इधर लग रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स कहां लग रहा है? इस डायरेक्शन, और ये ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? इस डायरेक्शन में, मतलब डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना? 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? F और डिस्प्लेसमेंट हमारा x है, तो Fx cos 180 डिग्री इज इक्वल टू, ये टर्म तो 0 हो गया, -हाफ mv का स्क्वायर। तो cos 180 -1 होता है, तो ये हो गया -x इज इक्वल टू -हाफ mv का स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसल, यहां से x निकालोगे तो आ जाएगा mv स्क्वायर डिवाइड बाई 2f। कोई दिक्कत? डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल दिया, क्या आया?
mv² डिवाइड बाई 2f, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग टाइम निकालना चाहते हैं, तो टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम निकालने के लिए फोर्स इनटू टाइम क्या होता है? मोमेंटम होता है, ठीक है। तो यहाँ से टाइम निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा? मोमेंटम mv/f। तो ये क्या आ गया? टाइम आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो इसके क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं कि आपने पहले मास m रखा, वेलोसिटी फोर्स सेम है, उसके बाद मास हमने इंक्रीज कर दिया या फिर डिक्रीज कर दिया, तो इसके डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज होगा, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं कि इसके डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन क्या होगा। तो हमने यहाँ पे निकाल दिया है डिस्प्लेसमेंट। तो मान लो एक ऐसा केस लेके चलते हैं जिसके अंदर वेलोसिटी और फोर्स सेम है। तो हमें ये बताना है कि वेलोसिटी फोर्स सेम है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? x1, मतलब x1 x2 में रिलेशन क्या होगा? बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन क्या होगा। तो यहाँ पे देखोगे तो मान लो ऊपर का x1 ले लेता हूँ, नीचे में x2 ले लेता हूँ। मान लेता हूँ कि ये दो केस है, ठीक है। दो केस में दो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ऊपर में m1 मास होगा, मास अलग अलग है, हमने मास को चेंज कर दिया, वेलोसिटी सेम है, फोर्स भी सेम है। नीचे में मास को चेंज कर दिया m2, वेलोसिटी भी सेम है, फोर्स भी सेम है। तो इससे ये गया, v² से v गया, तो क्या बचा हमारे पास? m1 डिवाइड बाई m2। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हमने मास के अंदर चेंज किया है, वेलोसिटी फोर्स सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन क्या होगा? सिर्फ इनके मास का रेशियो होगा। क्या आप ये बात समझ रहे हो? सपोज एक एग्जांपल लेके चलते हैं, इसका मास m है, इसका मास क्या है? m है। वेलोसिटी इसकी क्या है? v मीटर पर सेकंड। इसके ऊपर फोर्स लग रहा है f। तो इसने क्या किया? इसने डिस्प्लेसमेंट किया x मीटर। अब मैंने इसके ऊपर m मास और ऐड कर दिया, ये 2m हो गया। अभी भी वेलोसिटी v है, फोर्स f है। तो अब डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा आप निकाल सकते हो। मास कितना हो गया? 2m। इससे पहले m था। तो हमें क्या करना है? पहले वाला मास क्या था? m, और अब कितना है? 2m। m से m, तो रेशियो क्या है? 1/2। तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे x1 डिवाइड बाई x2 हमारे पास क्या आ गया? 1/2। तो हम कह सकते हैं 2x1 इक्वल्स टू x2। तो ये रिलेशन आ गया। दो चीजें हमने फाइंड कर ली। पहले x किया, mv² डिवाइड बाई 2f, ये हमारा क्या आया? ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आया। उसके बाद टाइम निकालना, टाइम क्या है? mv/f, ठीक है। अगर मान लो कि आपका सरफेस रफ है, ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन भी होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? म्यू m इंटू जी होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? फोर्स के जगह पर म्यू mg रखेंगे, तो जो भी फॉर्मूला आएगा वो हमारा फ्रिक्शन के लिए आएगा। फॉर एग्जांपल x में रखते हैं, तो सपोज यहाँ पे x देखो, x में रखता हूँ म्यू mg, तो ऊपर में mv², नीचे में 2 इंटू f है, f की जगह पे रखो म्यू m इंटू जी, m से m कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचा? v² बाय 2 म्यू जी। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया कब? जब हमारा सरफेस रफ होगा। अच्छा, अब टाइम कितना लगेगा? ये रफ सरफेस पे टाइम निकालेंगे, तो ऊपर में mv, नीचे में f है, तो f की जगह पे क्या रखोगे? म्यू m इंटू जी, m से m कैंसिल, ऊपर में क्या है? v अपॉन म्यू इंटू जी। ये हमारे पास टाइम आ गया कब? जब रफ सरफेस होगा, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और ये सारे कांसेप्ट जो भी हमने सीखा उसको समझते हैं, ठीक है। चलिए इसको रफ करता हूं। न्यूमेरिकल ये है कि एक बस है जिसका मास m है, इसकी वेलोसिटी v है, और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है Fr which is equals to F फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, ठीक है। सरफेस स्मूथ है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो एस किया, एस डिस्प्लेसमेंट ये बस कर रहा है, यहां से यहां तक आ रहा है। कब? जब इसका मास स्मॉल m है, वेलोसिटी v है, और इसके ऊपर जो रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है वो F के इक्वल है। तो इसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया? s किया। इस चीज को समझ रहे हो ना? गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है? एक्सेलरेशन हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन, ब्रेक लगाओगे तो आपके मोशन को अपोज करता है, गाड़ी रोकने की कोशिश करता है, और जो फोर्स लगता है वही क्या होता है? रिटार्डिंग फोर्स होता है। मतलब आप ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो एच डिस्प्लेसमेंट करता है, लेकिन इसी केस के अंदर मैंने बस का मास 50% इंक्रीज कर दिया, मतलब m प्लस 50% इसका मास जो m था उसको इंक्रीज कर दिया, और इसकी वेलोसिटी जो थी ना v, वो v है, फोर्स एज इट इज ऊपर में जो लग रहा था वही है। तो अब बताना है अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ये मान लो x2 दे देता हूं, अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मास में इंक्रीमेंट आया है 50%, तो इसका समेशन करेंगे, पहले m था और इंक्रीज करके 50% से, तो m/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3m/2 जो कि इसका नेट मास हो गया। अब इसका मास कितना है? 3m/2, ऊपर कितना था? m था। तो रिलेशन हमें याद होना चाहिए, x1 = x2। x1 क्या आया था हमारा?
चलो यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, x इक्वल्स टू आया था mv² डिवाइड बाई 2f। ऊपर में देखोगे तो m1v² डिवाइड बाई 2f डिवाइड बाई m2v का स्क्वायर डिवाइड बाई 2f। फोर्स और वेलोसिटी दोनों केस में सेम है, इसलिए इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। चेंज क्या करना है, मास करना है। तो 2f से 2f गया, v² से v² गया, तो ऊपर क्या बचा m1 डिवाइड बाई m2। ठीक है, तो मास कितना था इसका, फर्स्ट केस का m था, सेकंड केस का क्या था, देखो यहाँ पे निकाला है नेट मास 3m/2, तो m से m गया और आंसर क्या है 2/3। तो जो हमारा x2 आएगा, x2 हमें निकालना है ना, ये वाला, इसकी वैल्यू निकालनी है। x1 तो s हमें गिवन है, तो यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ s डिवाइड बाई x2 इज इक्वल्स टू 2/3, और यहाँ से हम x2 की वैल्यू निकालेंगे, x2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3/2 इंटू s। तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा इसका मास अगर 50% इंक्रीज करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 3/2 इंटू s। जो पहले वाला डिस्प्लेसमेंट होगा उसका 3/2 टाइम्स हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कि मास इसने गेन कर लिया, मास ज्यादा करोगे तो मोमेंटम ज्यादा होगा, ज्यादा मोमेंटम होगा तो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ऑब्जेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, छोटा सा टॉपिक था। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, नोट करिए। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जाइए पढ़ाई करिए, बाय।